हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने संत रविदास लाइब्रेरी और ग्राम पंचायत श्यामसुख के द्वारा जो HSC CET बेस पर कंपटीशन का आयोजन करवाया गया, उसके जो क्वेश्चन पेपर के 50 प्रश्नों का सोल्यूशन हमने दे दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम बचे हुए 50 प्रश्नों का सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताऊँ तो ये लाइब्रेरी सिर्फ 4 या 5 महीने पहले ही शुरू हुई है और इस लाइब्रेरी के अंदर हम HSC CET बेस पर हर हफ्ते यानी वीकली टेस्ट भी लेते हैं और ये जो वीकली टेस्ट होता है ये पूरी तरह से HSC CET बेस पर होता है और अभी तक हमने 11 वीकली टेस्ट ले लिए हैं। और दोस्तों, ये कंपटीशन हमको पूरी तरह से फेयर और निष्पक्ष करवाना था, इसलिए हमने हमारी जो लाइब्रेरी के अंदर जो 11 वीकली टेस्ट लिए गए हैं उनमें से हमने एक भी क्वेश्चन इसके अंदर शामिल नहीं किया। दोस्तों, जो आपकी ओर से जो रिस्पॉन्स मिला, जो आपकी ओर से हमको जो फीडबैक मिला, वो भी दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला है। आपने जैसे बोला कि HSC को आपसे सीखना चाहिए, सरकार को आपसे सीखना चाहिए, इतनी टॉप लेवल का मैनेजमेंट हमने आज तक नहीं देखा। और दोस्तों, आपकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि HSC CET से पहले एक और कंपटीशन का आयोजन हम करवाएं। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि एक और कंपटीशन का आयोजन हम HSC CET से पहले हम करवा लें। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जो कंप्यूटर है उनका सलूशन करेंगे। और सबसे पहले हम मैथ और जो रीजनिंग है उसका सलूशन करते हैं, जो हमने 51 से लेकर 80 तक के जो क्वेश्चन इसके अंदर डाले थे। अब हम दोस्तों अपना सलूशन स्टार्ट करते हैं और इस सलूशन के अंदर हम 51वें नंबर का जो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। और 51वें नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, जो हाथी का संबंध दांत से है तो सांप का वही संबंध किससे है। तो दोस्तों, हाथी के शरीर का एक भाग होता है दांत, तो उसी प्रकार सांप का एक अंग होता है केंचुली। तो दोस्तों, केंचुली इसका सही उत्तर आ जाएगा। जैसे दांत हाथी के शरीर का एक अंग होता है, उसी प्रकार केंचुली सांप के शरीर का एक अंग होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा, केंचुली। अब अगला जो 52वें नंबर का जो क्वेश्चन है, जब किसी छात्र से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त किया, तो वह भिन्न है। दोस्तों, एक छात्र है, उसको एक भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, तो वो भिन्न हमें ज्ञात करनी है, तो हमको पता नहीं है, तो वो हम x मान लेते हैं। इस भिन्न का उसको 6/7 बताने के लिए कहा गया, यानी इसको 6/7 से उसको मल्टीप्लाई करना था, 6/7 से उसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने इसको भाग दे दिया, तो x बटे में 6/7 से उसको भाग दे दिया। जो इसने उत्तर प्राप्त किया वो 13/70 अधिक प्राप्त किया। यानी उस भिन्न को यदि हम 6/7 से भाग दें और 6/7 से गुणा करें तो जो अंतर आएगा वो 13/70 आएगा, यानी भाग वाला ज़्यादा इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें से यदि हम घटाएंगे तो 13/70 आ जाएगा, क्योंकि भाग करने पर वो 13/70 अधिक प्राप्त किया है। तो भाग वाले में से हम यदि गुणा वाला लेस कर देंगे तो 13/70 आ जाएगा। अब हमें ये भिन्न ज्ञात करनी है, यानी x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये 7 है, ये ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पर 7x हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर 49x माइनस में 36x, इस साइड में अपना 13/70 है। इसको आगे सोल्यूशन करेंगे तो 13x बटे में 42, उस साइड में अपना 13/70 है। ये इस साइड में भाग में है, तो उस साइड में जाके ये मल्टीप्लाई में होगा। अब हम इसको 14 काट देंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 13x बराबर में अपना 39/5 आ गया। ये इस साइड में गुणा में है, उस साइड में ये भाग में होगा 13। तो अब हम इसको काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 3/5। ये 3/5 आ जाएगी, तो ये अपना इसका उत्तर आ जाएगा 3/5। जो ऑप्शन नंबर इसमें बी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 3/5 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसको सोल्यूशन कर देंगे, यानी उसने भाग दिया और उसको गुणा करनी चाहिए थी, जो उसका डिफरेंस आया वो 13/70 आया। x की वैल्यू हमने निकालनी थी और x की वैल्यू हमने निकाली 3/5, तो वो इसका अपना राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों, अपना जो अगला क्वेश्चन है 53वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और उसके अंदर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है ब्रैकेट 589 और प्लस 187 की स्क्वायर माइनस, यही सेम हमें दिया हुआ है, बीच में माइनस
187 की स्क्वायर, 187 की स्क्वायर, और इसके डिवाइड किया हुआ है 589 गुणा में 187। यहाँ पर दोस्तों हम एक फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, a प्लस में b की स्क्वायर, a प्लस में b की स्क्वायर, क्योंकि दोनों इसमें सेम दिए हुए हैं। तो दोस्तों यदि हम इनकी दोनों की स्क्वायर करते हैं, बीच में यदि माइनस का लगाते हैं तो ये अपना 4ab आ जाएगा, ये 4ab आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि ये 4ab कैसे आता है। यदि हम इस फार्मूले का यूज करें, इसका करेंगे तो a प्लस में b की स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है, तो यदि हम इसको खोलते हैं तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार यदि हम इसको देखें तो ये भी a माइनस b की स्क्वायर है, क्योंकि बीच में इसमें माइनस दिया हुआ है, तो a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये अपना फार्मूला होता है। दोस्तों अब यहाँ पर हमें माइनस का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस का सिंबल दिया हुआ है। यदि हम इसको सोल्यूशन करेंगे, यदि हम इसकी जगह इसको लिखेंगे कि a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab। अब हमें ये माइनस का लगाया, ब्रैकेट में हम ये जो माइनस वाला फार्मूला लिखेंगे कि a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर दोस्तों माइनस दिया हुआ है, जब हम इसकी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी जो निशान इसमें दिए हुए हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। ये जैसे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। यदि अब हम इसको करेंगे, यदि हम अब इसको करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यदि अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो a की 2 प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये भी प्लस का 2ab और ये भी प्लस का 2ab, तो दोनों जुड़ के 4ab हो जाएंगे, जो हमने ऊपर मैंने आपको बताया है। तो ये इस प्रकार से इसको हम सोल्यूशन करेंगे 4ab, यानी a की वैल्यू 589, b की वैल्यू 187, तो 4 गुणा में a कितना है 589 और गुणा में 187, इसके डिवाइड में हमें दिया हुआ है 589 गुणा में 187, ये आपस में कट जाएंगे और उत्तर आ जाएगा अपना 4, क्योंकि ये आपस में कटेंगे तो उत्तर अपना कितना बचेगा 4। तो दोस्तों इसका 4 उत्तर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ है जिसमें 4 लिखा हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर दोस्तों ये हमें फार्मूले पता होना चाहिए, और इस फार्मूले को यदि हम सोल्व करेंगे तो अपना 4ab बचेगा। 4ab के अंदर हम यदि वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसका उत्तर 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अपना जो 54वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस वर्ग से संबंधित नहीं है जिस वर्ग से अन्य 3 संबंधित है। दोस्तों यदि हम इनको ध्यान से देखें, भेड़िया, हिरण, हाथी, जंगली भैंसा, इनमें यदि देखें तो जो भेड़िया है वो मांसाहारी होता है, बाकी सभी शाकाहारी होते हैं। हिरण, हाथी, जंगली भैंसा ये सभी शाकाहारी होते हैं, जबकि जो भेड़िया होता है वो मांसाहारी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भेड़िया जो है वो अन्य से अलग हो जाएगा, अन्य से भिन्न हो जाएगा, तो भेड़िया इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अपना अगला जो 55वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा है, उसमें जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो हम लिखते हैं वर्गमूल 32.4 डिवाइड बाई वर्गमूल x बराबर हमें 2 दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू इसमें निकालनी है। दोस्तों यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो 32.4 और नीचे वर्गमूल में हमें x दिया हुआ है और यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों यदि हम इस साइड में वर्गमूल दिया है और इस साइड में हमें इक्वल टू 2 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है, तो यदि हम दोनों साइड में वर्गमूल करते हैं तो ये वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, तो इसका 32.4 बटे में x बच जाएगा, क्योंकि इस साइड में यदि हम वर्गमूल इसको करेंगे हम इसको स्क्वायर करेंगे। यदि हम इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में हम स्क्वायर करते हैं तो ये वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा, और इस साइड में यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 आ जाएगा। इस साइड में ये हम इसको आगे सोल्यूशन करेंगे तो ये इस साइड में भाग में, उस साइड में जाके गुणा में होगा, तो यदि हम इसको यहाँ पर गुणा में लिख देंगे, ये इस साइड में 4 गुणा में है, इस साइड में आके भाग में होगा, तो हम इसको यहाँ पर भाग कर देंगे। यदि हम इसको काटेंगे तो 8.1 आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू होगी। तो अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में ए बी सी डी में किसी में भी 8.1 नहीं दिया है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन 55वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है।
अब अपना दोस्तों 56वें नंबर का जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। इसमें हमें एक श्रृंखला दी गई है और हमें उस श्रृंखला को पूरा करना है, यानी उसका अगला पद हमें निकालना है। वो श्रृंखला में दी गई है 7, आगे 14, फिर 14, 21, 28, 28। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। इस प्रकार से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर इसमें 7 ऐड किया गया है, 7 इसमें ऐड किया गया है। तो दोस्तों यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो 7 आया, यहाँ पर 14 आया, यहाँ पर 28 आया, तो यहाँ पर दोस्तों 56 आएगा। यहाँ पर दोस्तों 56 आएगा और 56 के आगे दोस्तों 35 आ जाएगा। 56 के आगे 35 आ जाएगा क्योंकि इसमें 7 हम ऐड करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका राइट आंसर निकालेंगे। हमें 28 के बाद निकालना है इसकी वैल्यू, तो वो 56 अपनी सही उत्तर आ जाएगा। क्योंकि एक छोड़कर इसमें इस प्रकार से इसको डबलिंग किया हुआ है, यानी इसको डबल किया हुआ है। 7 का डबल 14 किया, 14 का डबल 28 किया, 28 का यदि हम आगे डबल करेंगे तो वो 56 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 इसमें ऐड किया गया है, यहाँ पर 7 ऐड किया, यहाँ पर 7 ऐड किया, तो आगे भी 7 ऐड इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगली जो संख्या है वो 35, पहले 56 आएगा फिर 35 आएगा, यानी इस प्रकार से अपनी जो अगली संख्या निकालनी थी जो इसमें ब्लैंक दिया हुआ है वहां पर हम 56 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 57वां जो नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 68 तक की समप्राकृत संख्याओं का योग कितना है। दोस्तों यदि हम ये संख्याओं को लिखें फिर इनका यदि हम ऐड करने चलें तो बहुत ज़्यादा इसमें समय लग जाएगा। हमें इसके लिए एक फॉर्मूले का यूज करना होगा, जो अपना फार्मूला होगा n/2। इसमें 68 तक की पूछा है तो हमें 68 तक की ही हम n मान के चलना है, n/2। और इसमें हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो +1। ये दोस्तों हमें फार्मूला इसके अंदर यूज करेंगे। n हमें जितनी संख्याओं का निकालना है वो 68 आएगा, 68/2। और यहाँ पर फिर से 68/2 + 1। यदि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा। और आगे हम देखेंगे तो इसके अंदर 34 प्लस में 1 आ जाएगा। तो बीच में कोई निशान नहीं है इसके अंदर, तो हम गुणा कर लगाएंगे, 34 गुणा में 35 करेंगे तो इसका हमें उत्तर मिलेगा, वो इसका आंसर हो जाएगा इसका 1190, यानी 1190 इसका उत्तर हो जाएगा, 1190 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी हम इसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और 68 तक की जो प्राकृत जो सम संख्याएं हैं उनका हम योग ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा 1190। तो इस प्रकार से हम इसका सलूशन करेंगे। जो अपना अगला 58वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है 5% का 8 कितने प्रतिशत है, यानी 5% का 8% कितने प्रतिशत है, ये हमें इसमें पूछा है। तो दोस्तों इसको हम सोल्व करेंगे और इसको हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि 5% का 8% हमें जो निकालना है उसको हमें ऊपर रखना है। 8% निकालना है, 5% का हमें निकालना है, तो 5/100। और यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना है तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों ये यहाँ पर ये इसको यदि हम मल्टीप्लाई में करेंगे 8/100, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये उल्ट जाएगी, हम इसको पलट देंगे 100/5 गुणा में 100 है। अब हम इसको काटेंगे तो इससे ये कट जाएगा। इसको यदि हम इसको 20 पे काटेंगे और 20 की और 8 ही गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो 160% इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन कर देंगे। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गौण को ILPB लिखा जाता है तो EOKY को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यदि हम इसमें पूछा है कि GONE, इसको हम लिख रहे हैं ILPB। और आगे इसमें पूछा है कि EOKY, ये हम किसके लिए लिखा जाएगा, यानी ये लिखा जाता है इसके लिए, तो ये हम किसके लिए लिखेंगे, यानी यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है। दोस्तों इसमें उल्टा पूछा है, यानी इसमें उत्तर दे दिया है, हमें क्वेश्चन इसके अंदर निकालना है। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे कि इसको हम इस प्रकार से करेंगे कि हम इनका देखेंगे तो ये देखें तो हमें पता है कि बीच में एक छुटा हुआ है, अच हमें पता है कि छुटा हुआ है, यानी I और G के बीच में अच एक अल्फ़ाबेट छुटा हुआ है, तो यानी ये पहले लिए है तो इससे पहले भी हम एक छोड़ के लेंगे। E से पहले D, D से पहले C, तो यहाँ पर हम C लेंगे। आगे हम देखें तो O और L,
यानी इससे पहले इसमें लिखा हुआ है 2 अक्षर बाद। तो अब हम इसके भी 2 अक्षर बाद हम लिखेंगे, जैसे कि अल अम अन ओ। इसी प्रकार पी क्यू आर हम लिखेंगे, तो पी क्यू हम 2 छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो हम इस प्रकार से अम और अन छुटा हुआ है, अल अम अन ओ। इसी प्रकार हम यहाँ पर आर लिखेंगे, क्योंकि ओ पी क्यू आर अपना आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें तो अन ओ पी यानी 1 अक्षर बाद का है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 अक्षर बाद का लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 अक्षर पहले आ जाएगा यानी छोड़कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो 9वां अक्षर आएगा जो अपना होता है आई, यहाँ पर अपना आई आ जाएगा। अब हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि बी सी डी ई यानी इसमें 3 अक्षर बाद के आए हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम 3, जैसे तीसरा अक्षर आया हुआ है तो हम यहाँ पर भी तीसरा अक्षर लेंगे, जैसे कि सी डी ई। यहाँ पर भी जेड ए बी, यहाँ पर हम तीसरा अक्षर इस प्रकार से लिख देंगे, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा CRIB, यानी ए ऑप्शन जो इसमें लिखा हुआ है वो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन देखना था। इसके अंदर हमें इनकी जो क्रम है वही हमें देखना है कि कौन सा संख्या इसमें छुटी हुई है, कितनी संख्या इसमें छुटी हुई है, उसी के हिसाब से हमें इसको सोल्व इसको कर देना है। दोस्तों अब 60वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कथन की सत्यता की पुष्टि कीजिए, कोई भी पति अपनी पत्नी की अपेक्षा सदैव होता है। तो दोस्तों कोई भी पति लंबा हो अपनी पत्नी से वो कोई जरूरी नहीं है, सदैव लंबा हो कोई जरूरी नहीं है, सदैव सुंदर हो ये भी जरूरी नहीं है, सदैव बड़ा हो ये भी जरूरी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी से हमेशा सुंदर नहीं होता, जरूरी नहीं है, कोई बड़ा नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है, लंबा हो ये भी जरूरी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों सदैव लिख दिया, तो सदैव कोई लंबा हो, सदैव सुंदर हो, सदैव बड़ा हो ये कोई जरूरी इसके अंदर नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अपना जो 61वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 379 हो तो उन संख्याओं का योग है, हमें उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर, एक संख्या हम x मानते हैं, एक संख्या हम y मानते हैं, और उनका अंतर हमें दिया हुआ है इसके अंदर 13, उनका अंतर हमें 3 दिया हुआ है, उनका अंतर हमें 3 दिया हुआ है। उनके वर्गों का योग यानी इसके वर्ग का योग और इसका जो वर्ग है, इन दोनों का योग हमें दिया हुआ है इसके अंदर 369 दिया हुआ है, 369 हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि हम इसको स्क्वायर करते हैं, यदि यहाँ पर स्क्वायर हम इसको भी यदि स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या आएगा, x माइनस में y, यानी दोनों साइड में हमें स्क्वायर करना है, इस साइड में भी स्क्वायर करना है और उस साइड में भी हमें स्क्वायर करना है। यदि हम इसको ऐसे करें तो इसका क्या फार्मूला होता है, x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर माइनस 2ab, इस साइड में अपना 9 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि यहाँ पर हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें 379 दी हुई है, तो यहाँ पर 369 हम लिख लेंगे, माइनस में 2ab बराबर में 9 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हम ए बी वाला इस साइड में रखेंगे, ये उस साइड में जाएगा, तो यहाँ पर इस साइड में कितना बचेगा, माइनस 2ab, उस साइड में 9, इस साइड में प्लस के हैं, उस साइड में जाके माइनस के होंगे, तो अपना यहाँ पर बचेगा 2ab बराबर में माइनस में 360, माइनस से माइनस कटेगा तो 2ab की वैल्यू अपनी आ जाएगी 360, 2ab की वैल्यू अपनी 360 आ जाएगी। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है कि हमें निकालना है x प्लस में y, क्योंकि दोनों का योग, दोनों संख्याओं का हमें योग निकालना है। अब दोस्तों यदि हम इसके स्क्वायर करें तो x प्लस में y, इसका यदि हम फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला क्या होता है, x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर प्लस में 2ab। अब दोस्तों हमें पता है कि 2ab 360 है, x प्लस में y की स्क्वायर 369 है, और x प्लस में y हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों साइड में हम वर्गमूल कर देंगे। यदि हम इसका वर्गमूल करेंगे, यहाँ पर इसका वर्गमूल करेंगे और इसका वर्गमूल हम करेंगे, तो यहाँ पर जो वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस में y। यदि हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें तो वर्गमूल में x प्लस में y की स्क्वायर हमें पता है कि 369 दिया हुआ है, तो 369 प्लस में 2ab हमें पता है कि 360 दिया हुआ है, तो 360 x प्लस y हम निकालेंगे, तो यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 729, और x प्लस में y
बराबर में 729 जो होता है ये दोस्तों 27 का वर्गमूल होता है, 27 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम 27 लिख देंगे तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। यानी हमें पूछा गया था दोनों संख्याओं का योग, x प्लस में y का योग, जो x प्लस में y का योग अपना आ गया 27। अब हमें अगला अपना जो क्वेश्चन है 62वें नंबर का वो देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 गायों को 4200 रुपये में खरीदा। उसने एक गाय को 15% लाभ पर और दूसरी गाय को 10% हानि पर बेचा, परंतु इस लेन देन में उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो पहली गाय का हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन यदि आते हैं तो हम इनको ऑप्शंस के हिसाब से भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो अपना राइट आंसर होगा वो अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को लेकर ही हम इस जो क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। दोस्तों इसके अंदर 4200 टोटल इसका क्रय मूल्य दिया गया है 4200, और इसमें पहला जो गाय है उसका क्रय मूल्य अपना आ रहा है 1680 इसका उत्तर आ रहा है। तो हम दूसरी गाय का जो क्रय मूल्य यदि हम देखें तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य होगा अपना 1520, दूसरी गाय का अपना जो होगा वो 2520 हो जाएगा, यानी 2520। अब दोस्तों इस सवाल को हम हल करते हैं कि उसने एक गाय को 15% लाभ पर, यानी पहली गाय को 15% लाभ पर, दूसरी गाय को 10% हानि पर बेचा। तो यदि पहली गाय जिसका इसका उत्तर आएगा 1680 जो क्रय मूल्य है उसको यदि 15% लाभ पर बेचता है, यानी 15% लाभ पर बेचता है, तो 1 0 से 1 0 कटेगी। और यहाँ पर यदि हम इसको काटते हैं तो 3 2 और यहाँ पर काटेंगे तो 8 4, तो ये आ जाएगा 252, ये 252 इसके लाभ आ जाएगा। दूसरी जो गाय है जिसका हमने क्रय मूल्य निकाला वो 2520 है, इसको 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। तो 1 0 से 1 0 इस प्रकार से हम इसको काट देंगे तो 252 रुपये हानि हो जाएगी, यानी 252 रुपये का लाभ हुआ उसको, 252 रुपये की ही हानि हुई। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन को लेकर हम यदि ऐसे निकालते हैं तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा ऐसा होगा कि हमें ए ऑप्शन भी देखना पड़ सकता है, सी ऑप्शन भी देखना पड़ सकता है, डी ऑप्शन भी देखना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, और इसको यदि हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन कर देंगे। क्योंकि हमें पता है कि दोनों गाय का जो क्रय मूल्य है वो 4200 रुपये है। पहली गाय का यदि हम निकालेंगे, यदि हम ऑप्शन को लेकर करेंगे तो 1680 है, तो दूसरी गाय का 2520 आ जाएगा। पहली गाय पे 15% लाभ है, दूसरी गाय पे 15% हानि है, दोनों समान आते हैं तो दोस्तों वो अपना उत्तर हो जाएगा 1680। तो इस प्रकार से हम इसका ऑप्शन के हिसाब से भी इस जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं को क्रम में रखने पर चौथी अवस्था कौन सी होगी? तो दोस्तों इसमें दी गई है प्रौढ़, किशोरावस्था, शैशव अवस्था, बचपन। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो इसके अंदर शैशव अवस्था आएगा, फिर हम देखें तो बचपन आएगा, फिर देखें तो किशोरावस्था आएगी, और फिर लास्ट में प्रौढ़ आएगा। और इसमें चौथे नंबर पर पूछा है तो चौथे नंबर पर अपना प्रौढ़ आ जाएगा। तो इसका उत्तर जो होगा वो अपना प्रौढ़ उत्तर आ जाएगा। यदि शब्द फ्रेंड में से कोई एक अक्षर निकाल दें तो नए बने शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है, तो बताओ वह अक्षर क्या है? तो दोस्तों यदि हम फ्रेंड शब्द में से आर शब्द निकालते हैं तो जो अक्षर बनता है उसका अर्थ होता है दुष्ट, यानी फ्रेंड दोस्त होता है और जो बनेगा वो होगा इसका उल्टा दुष्ट। तो दोस्तों इसके अंदर हम निकालेंगे आर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है? तो दोस्तों उसको वो वस्तु 900 रुपये में प्राप्त हुई है और वो उस पर 10% लाभ कमाना चाहता है। तो दोस्तों वो उस पर 90 रुपये लाभ कमाना चाहता है, यानी वो उसको 90 रुपये लाभ कमाना चाहता है, तो वो उसको जो वस्तु है 990 रुपये में बेचनी होगी, 990 रुपये में बेचनी होगी। और वो जिस मूल्य पर वह बेचना चाहता है, यानी जो मूल्य वो अंकित करता है उस पर वो 10% छूट देता है। तो दोस्तों वो बेचेगा वो अंकित मूल्य का 90% होगा, यानी उसने यदि अंकित मूल्य 100 रुपये किया उस पर लिखा तो वो 10% छोड़ देगा, तो वो उसको 90 रुपये में बेचेगा। तो अब वह क्या मूल्य अंकित करें कि उसको इस वस्तु पर 10% लाभ हो जाए जो उसने 900 रुपये में खरीदी है? तो दोस्तों वो उसको 990 रुपये में बेचनी होगी और वो उसको 90 रुपये में बेचनी होगी। तो वह उसको 90 रुपये में बेचेगा, तो उसका हम टोटल जो जिसका मूल्य ज्ञात करेंगे, अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। यदि अब हम इसको निकालते हैं तो ये 11 कट जाएगा, तो 1100 इसका उत्तर आ जाएगा।
1100 इसका उत्तर आ जाएगा। यानी उसको 1100 रुपये अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य रखना होगा, तब जाकर उसको उस वस्तु पर जो उसको 900 रुपये में प्राप्त हुई है उसको बेचने पर 90 रुपये लाभ होगा, यानी 10% उसको लाभ होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको करेंगे, क्योंकि वह उसको 90 में बेचेगा तो ये इसकी 90 रुपये इसकी जो वैल्यू होगी इसकी हम 100 निकाल लेंगे, तो इसकी हम टोटल निकाल देंगे जो अपना अंकित मूल्य आ जाएगा। अपना जो अगला प्रश्न है, ए तथा बी एक काम को 36 दिन में, बी तथा सी उसे 24 दिन में, वह ए तथा सी इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमें निकालना है। दोस्तों सबसे पहले हमें इनका एक दिन का काम निकाल लेना है। ए बी सी इन तीनों का हमें एक दिन का काम हमें निकाल लेंगे। जैसे ए और बी एक दिन का काम करते हैं 1/36 में, ए और प्लस बी दोनों मिलकर, और बी और सी ये दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं, तो उनका एक दिन का काम आ जाएगा 1/24। ए और सी ये उस काम को करते हैं 18 दिन में, तो उनका एक दिन का काम आ जाएगा 1/18। अब यदि हम इनको जोड़ दें, यानी इनको जोड़ें और इनका एलसीएम ले, तो इनका एलसीएम आ जाएगा अपना 72। अब हम इसको करें तो 2 प्लस में यहाँ पर अपना 3 आएगा और यहाँ पर अपना 4 आएगा, तो यहाँ पर 9/72 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें एक बात ध्यान में रखनी है, यदि हम इसी को सोल्यूशन करें तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 दिन आ जाएगा, क्योंकि हमें यदि टोटल दिन निकालने होते हैं तो हम इसको उल्ट देते हैं, तो उल्टेंगे तो 72/9 आ जाएगा, तो ये कटेगा तो 8 इसका उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है कि इसके अंदर 2 बार ए आया है, 2 बार ए आया है, 2 बार इसके अंदर बी आया है, 2 बार इसके अंदर सी आया है। तो दोस्तों ये डबल इसके अंदर लगे हुए हैं, डबल यदि लगे हुए हैं और फिर ये यदि 8 दिन में उस काम को करते हैं, यदि ये यहाँ पर 2 बार नया आता, यानी ये इसमें डबल नए होते, तो दोस्तों इनको दुगना समय लगता, तो यदि इसको दुगना समय लगेगा तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम इसको 2 से इसको डिवाइड कर दें, यानी इसको भाग दे देंगे, इसको भाग दे दें, तो भी दोस्तों हम यदि 9/144 करेंगे टोटल दिन निकालने के लिए इसको उल्टेंगे तो ये भी 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका उत्तर अपना आ जाएगा 16 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब होगा, जिसमें 16 लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम अपना जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमें एक इसमें आकृति दी गई है और उस आकृति में जो त्रिभुज दिया गया है वो डॉक्टर को, वृत्त जो दिया गया है वो खिलाड़ियों को, आयत जो है वो कलाकारों को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों 67वें क्वेश्चन में इस आकृति को देखकर हमें बताना है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कलाकार एवं खिलाड़ी है। तो दोस्तों ऐसे ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि इसके अंदर जो वृत्त है, जो वृत्त है, इसको दोस्तों हम करके देखते हैं। इसको यदि हम करके देखेंगे तो हम इसको कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि इस आकृति में से इस जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इस आकृति से ही हम 2 जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन हम करेंगे। तो दोस्तों आगे हम देखें तो यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया है, यहाँ पर एक इसका त्रिभुज बनाया गया है, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। इस प्रकार की हमें एक आकृति दी गई है। यहाँ पर हमें 25 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 30, 8 और 17। इस प्रकार की हमें ये आकृति दी गई है। हमें पूछा है, जो इसमें लिखा है कि जो त्रिभुज है ये जो प्रदर्शित करता है डॉक्टर को, और जो इसमें वृत्त दिया गया है, वृत्त ये दोस्तों खिलाड़ियों को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो है खिलाड़ियों को प्रदर्शित कर रहा है। अब दोस्तों जो इसमें आयत दिया गया है ये दोस्तों कलाकारों को प्रदर्शित करता है, आयत कलाकारों को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हमें बताना है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कलाकार भी है और जो साथ में खिलाड़ी भी है। यानी जो अब यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर जो 3 आएगा वो दोस्तों इसमें जो खिलाड़ी वाले में भी है और जो डॉक्टर वाले में भी है और दोस्तों कलाकार में भी है। तो दोस्तों ये तीनों हैं, तो इसका उत्तर अपना 3 आ जाएगा।
इसका 3 आ जाएगा, क्योंकि जो 3 है वो यहाँ पर डॉक्टर के में भी आता है, यानी त्रिभुज में भी आता है, जो वृत्त में भी आता है और आयत में भी आता है। तो यही इसने पूछा है कि कितने ऐसे डॉक्टर है जो कलाकार भी है और जो दोस्तों इसके अंदर खिलाड़ी भी है, तो वो आएगा। तो इसका उत्तर 3 आ जाएगा। 68वें नंबर का जो क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर, यानी हमें इसमें पूछा है कि कितने खिलाड़ी, यानी ये खिलाड़ी कितने हैं जो ना तो इसमें कलाकार है और ना ही डॉक्टर है, यानी वो ना तो इसमें आयत में आना चाहिए और ना इसके त्रिभुज में आना चाहिए। तो दोस्तों वो 25 आ जाएंगे, क्योंकि ये जो 25 है ना तो ये इस आयत के अंदर है और ना ये इस त्रिभुज के अंदर है। तो दोस्तों इसका आ जाएगा 25, इसका 25 उत्तर आ जाएगा। यानी ऐसे 25 कलाकार है, यानी ऐसे 25 खिलाड़ी हैं तो ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर है। तो इसका उत्तर अपना 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है तो इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें पता है कि समचतुर्भुज जो होता है, सम का मतलब होता है समान, और चतुर का मतलब होता है कि यानी 4, भुज का मतलब होता है भुजा, यानी जिसकी 4 भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी हम चारों भुजाएं हम यदि लेते हैं जो समान हो, ये अपना समचतुर्भुज है और इसका परिमाप होता है, इसमें 40 मीटर दिया हुआ है। और जो परिमाप होता है वो होता है इसकी चारों ओर की दूरी, ये जो इसकी चारों ओर की दूरी है वो अपना इसका परिमाप होता है। और ये इसमें लिखा है कि चारों ओर की जो भुजाएं हैं वो समान है, तो वो समान, तो दोस्तों ये चारों ओर की दूरी इसमें 40 मीटर दी गई है, तो ये भी 10 मिलेगा, ये भी 10 मिलेगा और ये भी 10 मिलेगा और ये भी 10 मिलेगा। तो इसकी जो भुजा की लंबाई है वो अपनी आ गई 10, जो भुजा की लंबाई है वो अपनी 10 आ गई। हमें इसकी ऊंचाई दी गई है, यानी भुजा हम यदि ए माने, ऊंचाई इसकी दी गई है हमें 5 मीटर, 5 मीटर इसकी दी गई है। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, और इसके जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है कि भुजा गुणा ऊंचाई, भुजा गुणा ऊंचाई, ये इसका फार्मूला होता है। तो यदि हम इसकी भुजा देखें तो वो अपनी 10 मीटर है, इसकी ऊंचाई देखें तो वो 5 मीटर है, तो यदि हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो अपना 50 मीटर आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 50 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि 50 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर अपना आ जाएगा, कि इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों अपना जो अगला जो क्वेश्चन है, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सर के बल खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो सर अपना रखना है ये उत्तर की जो दिशा है उसकी ओर अभिमुख होकर हमें रखना है, यानी जो अपना बैक साइड है वो उत्तर दिशा में आना चाहिए। जब अपना बैक साइड उत्तर दिशा में आएगा तो अपना जो मुख है वो अपनी दक्षिण दिशा में चला जाएगा और अपना जो बायां हाथ है वो दोस्तों पूर्व दिशा में चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका उत्तर 70वें नंबर के जो क्वेश्चन का वो सी आ जाएगा। तो वो सी उत्तर जिसमें पूर्व लिखा हुआ है। नंदलाल कृष्ण से छोटा है, मोहन गिरधर से लंबा है। नंदलाल मोहन से लंबा है, कृष्ण मुरली से छोटा है, सबसे लंबा और सबसे छोटा इसमें पूछा है। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से हम लिखें कि हम पहले इसको साफ करते हैं, और इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को यदि लिख के करते हैं तो ये आसान रहता है। हम इस क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस को लिखकर आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें बोला है हमें उसी हिसाब से हमें चलना है। जैसे कि नंदलाल है, ये जो नंदलाल है ये इसमें दिया गया है जो कृष्ण से छोटा है, यानी कृष्ण इससे ऊपर है, तो कृष्ण यहाँ पे लिख देंगे, यानी कृष्ण बड़ा हो गया, नंदलाल छोटा हो गया। मोहन गिरधर से लंबा है, मोहन जो है वो गिरधर से लंबा है, वो इसमें अभी इसको देखते हैं। नंदलाल मोहन से लंबा है, जो नंदलाल है ये मोहन से लंबा है, यानी मोहन यहाँ पर आ जाएगा, मोहन यहाँ पर आ जाएगा। और ऊपर जो लिखा था वो मोहन गिरधर से लंबा है, मोहन जो है वो गिरधर से लंबा है, तो गिरधर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मोहन जो है ये इससे लंबा है, तो गिरधर से तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें पूछा है कि जो कृष्ण है वो मुरली से छोटा है, जो कृष्ण है ये दोस्तों मुरली से छोटा है, तो मुरली इसके ऊपर आएगा। अब इसमें पूछा है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है? तो दोस्तों सबसे बड़ा इसमें मुरली हो जाएगा, सबसे छोटा इसमें गिरधर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर अपना आएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मुरली और जो गिरधर है इसमें लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 72वें नंबर का जो क्वेश्चन इसमें लिखा है, जो एक शेयर यानी शेयर बाजार का जो क्वेश्चन है, इसमें अंश यानी शेयर से संबंधित इसमें क्वेश्चन है कि 20 रुपये वाले 40 शेयर 15 रुपये की दर से बेचने पर कितने रुपए प्राप्त होंगे? यानी 20 रुपये का शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 20 रुपये है, और
शेयरों की संख्या, जो शेयर्स है उनकी जो संख्या है वो 40 है और उनको हम बेच रहे हैं वो दोस्तों 15 रुपये की दर से। यदि हम 40 शेयर 15 की दर से बेचेंगे तो हमें दोस्तों 600 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो दोस्तों भुजा, जो ठोस घन की प्रत्येक भुजा और इसमें आयतन पूछा है तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घन, यानी A⁻³ इसका फार्मूला होता है। तो यदि मान लीजिए उसकी पहले भुजा 100 थी तो 100 की हम 3 बार करेंगे इस प्रकार से, तो A के आगे हम 6 0 A से लगा देंगे। यदि हम इसकी 10% इसको बढ़ाते हैं तो ये 100 से बढ़कर 110 हो जाएगा, ये सभी भुजाएं 110 हो जाएगी। अब हम निकालेंगे तो 11 का 11 करेंगे, 121 की 11 से करेंगे तो 1331 आ जाएगा और इसमें हम 3 0 लगा देंगे। तो दोस्तों इसमें बड़ा कितना है, इसमें बड़ा है अपना 33 और ये अपना इसमें जो वृद्धि हुई है। तो यदि हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज अपनी आ जाएगी 33.1, इसकी परसेंटेज अपनी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे तो इसके उत्तर जो अपना आएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा जिसमें 33.1% लिखा हुआ है। यानी पहले हमने इसकी 100 मानी तो हमने इसका आयतन निकाला, फिर हमने इसको 10% बढ़ा दिया यानी 110 कर दिया, फिर हमने इसका आयतन निकाला तो इसका अपना उत्तर आएगा जितना इसका बड़ा है वो इसका 33.1% इसका उत्तर आ जाएगा। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सीमा, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का 1 पुत्र है। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं। एक वृद्ध चाची और दामाद भी उनके साथ रहते हैं। रामलाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ये हमें बताना है। तो एक तो रामलाल खुद हो गया, एक उसकी पत्नी हो गई, इन 2 तो ये खुद हो गए, उसकी रामलाल और उसकी पत्नी। इसके 3 पुत्र हो गए और 2 इसकी पुत्रियां इसमें दी हुई है। और इसमें दोस्तों लिखा है कि दामाद भी उनके साथ रहता है। जब दामाद भी उनके साथ रहता है तो जो इसकी पुत्री है जो कि विवाहित है वो भी इसके साथ ही रहती होगी। तो हम देखते हैं दोस्तों कि इसके 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं। तो 2 पुत्र हैं, उनके 2-2 बच्चे हैं तो 4 बच्चे हो गए। और 2 जो पुत्र हैं उनकी शादी हो चुकी है तो 2 उनकी पत्नियां भी हो गई। और जो तीसरे के 3 बच्चे हैं, तीसरे के 3 बच्चे हो गए। तीसरे के 3 बच्चे हैं तो एक उसकी पत्नी भी मिलेगी, एक उनकी पत्नी हो गई। एक वृद्ध चाची भी है और एक उनका दामाद भी उन्हीं के साथ रहता है। तो रामलाल के परिवार में देखते हैं हम कितने व्यक्ति हैं, 2 और 3 5, 2 7, 4 11, 2 13 और 3 16, 16 17 18 और 19 इसमें आया है। और दोस्तों इसके अंदर एक हमने छोड़ दिया जो इसकी पुत्री है उसका भी एक पुत्र है तो इसका उत्तर अपना 20 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वो 20 इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम इसको दोबारा समझते हैं कि एक तो रामलाल हो गया, साथ में उसकी पत्नी हो गई, उसके 3 बच्चे हैं यानी 3 बेटे हैं उसके और 2 उसकी पुत्रियां हैं। और प्रत्येक जो बच्चा यानी 2 बच्चों के तो 2 बच्चे हैं ना, तो इसके 2 पुत्र हैं उसके 2-2 बेटे हैं तो 4 ये हो गए। तो उसके इन 2 बेटों के यदि बच्चे हैं तो उनकी पत्नियां भी होगी तो उनकी पत्नी भी हमने लिख दी। एक बेटे के 3 इसमें पुत्र दिए गए हैं तो उनके यदि पुत्र तो उसकी पत्नी भी होगी। एक उनकी चाची है, एक उसका दामाद है और साथ में जो उनकी एक पुत्री है उसका भी एक बेटा है। तो हम यदि सभी को मिलाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसमें जो टोटल सदस्य होंगे परिवार के अंदर वो 20 इनकी संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों अपना जो अगला 75वां जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई हो तो मेरा जन्म किस दिन हुआ। तो दोस्तों ये हमें बताना है। हमें पता है कि प्रत्येक सप्ताह के बाद में जैसे ही सप्ताह कंप्लीट होता है यानी 7 दिनों के बाद में तो सेम डे ही आ जाता है। तो इसमें दिया 75 सप्ताह, तो दोस्तों 75 सप्ताह के बाद में तो सेम डे ही आ जाना है क्योंकि हर सप्ताह के बाद में जब एक सप्ताह कंप्लीट होता है तो दोस्तों सेम डे ही आता है क्योंकि 7 दिन होते हैं सप्ताह में तो 7 दिन बाद में सेम डे ही आता है। तो दोस्तों 75 सप्ताह का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि वो सेम डे ही आ जाएगा। अब जो मेरा भाई जो मेरे से 562 दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, यदि हम इसको 7 से भाग दें तो 8 आ जाएगा 0 यानी 80 सप्ताह और 2 दिन आ जाएंगे। हमें पता है कि सप्ताह के बाद में तो सेम डे ही आना है तो 80 सप्ताह के बाद में तो सेम डे यानी मंगलवार ही आ जाएगा। अब हमें जो 2 दिन एक्स्ट्रा है तो वो इससे बड़ा है
यानी 2 दिन जो एक्स्ट्रा है इसमें 2 दिनों का फर्क है। जब यदि ये इसका भाई बड़ा है तो इसका जो जन्म हुआ होगा वो 2 दिन बाद में हुआ होगा, तभी तो इसका भाई बड़ा है, तो 2 दिन बाद में हुआ होगा तो हम उसके अंदर 2 दिन ऐड कर देंगे। मंगलवार के दिन, मंगलवार में यदि हम 2 दिन ऐड करेंगे तो बुधवार और वीरवार, तो इसका वीरवार इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वीरवार लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सप्ताह के बाद में सेम डे ही आता है, तो 80 के बाद में तो सेम डे यानी मंगलवार ही आ जाएगा। 2 दिन एक्स्ट्रा बड़ा है, तो बड़ा तो वो तभी होगा जब मेरा जन्म 2 दिन बाद में हुआ होगा, तभी तो वो बड़ा है। तो इसलिए हम इसमें 2 दिन ऐड करेंगे, तो इसका जन्म हुआ होगा वीरवार को, उसका जन्म हुआ होगा मंगलवार को, इसलिए ये 2 दिन एक्स्ट्रा है, उससे बड़ा है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वो वीरवार यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब होगा। यदि वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके बाएं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों इसमें लिखा है कि वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में, यानी हमें जड़ से इसमें स्टार्ट करना है और ए तक हमें लिखना है। इस प्रकार से हमें इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से करेंगे, यानी जड़ से इसमें स्टार्ट करना है और इसमें ए तक लिखना है, यानी विपरीत क्रम में, उल्टे क्रम में हमें इसमें बोला गया है। तो आपके बाईं ओर से मतलब इस साइड से 16वें अक्षर, इस साइड का हमें 16वां अक्षर लेना है, 16वां अक्षर लेना है। तो इस 16वें अक्षर के बाईं ओर, तो 16वें अक्षर का बाईं ओर फिर ये होगा, यहाँ पर 12वां अक्षर पूछा है कि 12वां अक्षर कौन सा होगा। यानी इसको सबसे पहले हम इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे, और बाईं ओर से 16वां अक्षर होगा इसकी बाईं ओर, इसके बाईं ओर फिर ये हो जाएगा 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों हमें जब उल्टा लिखते हैं तो हम 26 की जगह 27 अक्षर मान लेते हैं कि जो वर्णमाला में है, जो इसके अल्फ़ाबेट है उसके अंदर 27 अक्षर है। यदि हम 27 अक्षर मानते हैं, इसमें 16वां अक्षर पूछा है तो हम 16 अक्षर इसमें लेस कर देंगे, तो 11वां अक्षर हमें देखना है। 11वां अक्षर हमारा आएगा के। हमें सीधा देखना है कि 11वां अक्षर कौन सा होता है जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो 11वां अक्षर अपना के होता है, तो हम यहाँ पर के लिख देंगे। अब इसके बाईं ओर यानी 12वां अक्षर, यहाँ पर 12वां अक्षर में पूछा है कि कौन सा होगा, तो यहाँ पर जड़ से स्टार्ट है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे चौथा अक्षर, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ की दूरी तो 16 है और यहाँ की दूरी कितनी 12 है, तो यहाँ की दूरी 4 ही बचेगी, तो यहाँ से हम चौथा अक्षर देख लेंगे। चौथा अक्षर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा और एक्स आएगा और यहाँ पर डब्लू आ जाएगा, 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से डब्लू जो होगा वो अपना उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम ऐसे भी, जैसे मैंने बताया था कि हमें 27 अक्षर मान लेने हैं। 27 अक्षर यदि हम मानेंगे तो उसमें से यदि हम 4 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 23। तो 23वां अक्षर यदि हम सीधा देखते हैं तो भी अपना डब्लू ही होता है। तो इसका डब्लू जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि जिसमें डब्लू लिखा गया है वो इसका सही और राइट आंसर होगा। 3 संख्याओं का औसत जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, 12 है। यदि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की आधी हो तो बची हुई संख्या ज्ञात करो। दोस्तों 3 संख्याओं का औसत यदि 12 है तो इनका टोटल कितना होगा, इनका टोटल 36 हो जाएगा। इनमें से सबसे बड़ी संख्या इसमें दी गई है वो 16 है, एक संख्या 16 आ गई, तो बाकी जो 2 संख्याएं बच गई वो 20 आ गई, और एक संख्या छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की आधी हो। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 16 है, छोटी संख्या उसकी आधी है, तो उसकी आधी तो ये 8 हो गई। तीसरी संख्या क्या बचेगी, 12। तो इसका उत्तर 12 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 है तो धन क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों को भी हम ऑप्शन के हिसाब से बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब होगा। यदि हम उसको लेकर चलते हैं तो 6000 इसमें दिया है, 5% इसमें ब्याज है तो 300 रुपये इसमें ब्याज होगा। और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर किसका होता है, वो सिर्फ ब्याज पर जो ब्याज लगता है उसका ही अंतर होता है, और इसमें अंतर दिया गया है, हमें 15 रुपये दिया गया है। तो दोस्तों पहले साल में तो दोनों समान ही होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों यदि हम देखें तो वो समान ही आएगा। तो इसमें पहले साल तो इसमें 300 ही आया, दूसरे साल में इसमें अंतर दे दिया 15, तो दूसरे जो साल में इसमें 15 अंतर दे दिया, तो हम देखेंगे तो 300 पर यदि हम 5% देखेंगे तो 15 ही आएगा, तो 15। तो इस प्रकार 6000 ही अपना सही उत्तर होगा, क्योंकि पहले साल में देखें तो दोनों पर 300 रुपये का ब्याज लगेगा,
ब्याज लगेगा, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसके अंदर ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इस पर ब्याज हुआ, इस पर 300 रुपये, इस पर यदि 5% ब्याज लगेगा तो इस पर 15 रुपये लगेगा, और दोनों का जो अंतर होता है वो हमेशा जो ब्याज पर ब्याज लगता है उसी का ही अंतर होता है। तो दोस्तों हम देखें तो इसका 6000 रुपये ही यहाँ पर सुटेबल होता है, तो 6000 रुपये इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखें कि एक आकृति दी गई है 79वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है, जबकि दर्पण को ए बी की स्थिति में रखा जाता है। यदि हम अब इस क्वेश्चन को देखें तो दोस्तों इसका यदि हम ए बी पर दर्पण रखेंगे तो जो इसकी बी आकृति होगी, जो इसके ऑप्शन नंबर बी में दी गई है वो हमें दिखाई देगी, तो इसका राइट आंसर होगा वो अपना इसका बी हो जाएगा। यदि ऐसे क्वेश्चंस को यदि कुछ करने में दिक्कत आती है तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को जो अपना जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। यदि हमें सीधा दिया जाता है तो ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमें बी आकृति ही इसकी बनेगी, तो बी आकृति ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कार चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वह निश्चित दूरी को तय करने में 20% समय बचा सके। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चंस को कुछ ऐसे डाटा हम लेंगे ताकि इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो सुटेबल हो जाए। देखें कि इस प्रकार से देखेंगे, मान लीजिए वो 100 किलोमीटर की दूरी जाता है, 100 किलोमीटर की दूरी जाता है और ये दूरी वो 5 घंटे में निकालता है, 5 घंटे में निकालता है। इस प्रकार का हम डाटा लेंगे ताकि इस जो क्वेश्चंस में जो हमें रकम दी गई है उसके अंदर वो शूट कर जाए। तो ये सही शूट करता है तो देखेंगे हम यहाँ पर, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी स्पीड हो जाएगी क्योंकि 100 किलोमीटर है, 5 घंटे में निकालता है। अब वो निकाला, इसने बोला है कि वो 20% समय उसको बचाना है। जब 5 घंटे लग रहे हैं, 20% समय बचाएगा तो उसको 4 घंटे लगने चाहिए, 4 घंटे लगना चाहिए, 4 घंटे लगने चाहिए। 100 किलोमीटर की दूरी है तो उसकी दूरी उसको 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसको करनी होगी, क्योंकि 25 किलोमीटर प्रति घंटा करेगा तभी वो 4 घंटे में 100 किलोमीटर निकाल पाएगा। पहले जो इसकी चाल थी वो 20 किलोमीटर थी प्रति घंटा, अब इसकी 25 हो चुकी है। तो इसकी हम देखें तो कितनी प्रतिशत बढ़ चुकी है, तो 20 से 25 बढ़ी है यानी 5 बढ़ चुकी है। 20 पर बढ़ी है तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 25% इसका उत्तर आ जाएगा कि 25% उसकी चाल उसको बढ़ानी होगी, तभी वो 20% समय बचा सकेगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से हमने अपने जो मैथ और जो रीजनिंग का जो इसके अंदर पोर्शन दिया गया था क्वेश्चन पेपर के अंदर, उनका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, किसी को कोई तरीका अच्छा लगता है तो किसी को कोई तरीका अच्छा लगता है। दोस्तों मैंने उन्हीं तरीकों का यूज किया है जो समय तक मैं अपने जो तरीकों में यूज करता हूँ इन जो क्वेश्चंस को निकालने में। दोस्तों यदि फिर भी आपको कोई और भी अच्छा तरीका आता है इन जो क्वेश्चंस को करने के लिए, जो यानी करने में हम यूज कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट्स के में बता सकते हो, कमेंट्स में उसका सोल्यूशन आप डाल सकते हो। अपना जितना अभ्यास होता है, जितना अपनी प्रैक्टिस होती है, उतने ही अपने तरीके बनते चले जाते हैं, उतने ही हमें जो कम समय में हम अपने जो खुद के फार्मूले भी हम तैयार कर लेते हैं, तो खुद के भी फार्मूले अपने तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना हम अभ्यास करते हैं, जितना हम यदि प्रैक्टिस करते हैं, उतने ही हमारे सामने तरीके निकल कर आते हैं। तो दोस्तों मैंने वही तरीके आज अपनाए इन्हीं जो क्वेश्चंस को करने के लिए जो आमतौर पर मैं यूज करता हूं। मैं आपको बता दूं कि जो अपनी लाइब्रेरी के अंदर जो वीकली टेस्ट होता है, जो HSC CET बेस पर होता है, उसका सॉल्यूशंस भी हम इस चैनल पर डालते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर जो हमारा आगे जो वीकली टेस्ट होंगे, यदि आपको उसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़ सकते हो। उसके अंदर हम अपने जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके अंदर हम डालते हैं, जो पूरी तरह से HSC CET जो फ्री है उसके बेस पर ही होते हैं, और उसका सॉल्यूशंस हम इस चैनल के माध्यम से भी उपलब्ध करवाते हैं। अब दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।